डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बाय रंजित में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है दुग्ध विज्ञान, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमारे को दूध के बारे में पढ़ना है। देखो, दूध किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आप दोगे तो इसकी जो शाब्दिक डेफिनेशन होगी वो होगी पशु के ब्याने के 15 दिन पहले तथा 5 दिन बाद का जो एन स्राव होता है वो क्या कहलाता है? दूध कहलाता है। पशु के ब्याने के 15 दिन पूर्व व 5 दिन बाद का एन स्राव क्या कहलाएगा? दूध कहलाएगा। समझ में आ गई डेफिनेशन? पशु जब ब्याता है उस ब्याने के 15 दिन पहले का जो एन स्राव होगा एक तो वो दूध कहलाएगा, और ब्याने के 5 दिन बाद में जो एन स्राव होगा वो क्या कहलाएगा? दूध कहलाएगा। तो 5 दिन का दूध क्या कहला, जो 5 दिन का जो एन स्राव होता है वो क्या कहलाता है? तो हम पढ़ेंगे आगे चल के खीस। क्या पढ़ेंगे? खीस। तो जो भी 5 दिन का जो एन स्राव होता है ब्याने के बाद में, ब्याने के 5 दिन बाद का जो पीरियड होता है वो एन स्राव क्या कहलाता है? खीस कहलाता है। आगे समझ में? चलो, इसके बाद देखते हैं दूध के मुख्य अवयव। दूध के मुख्य अवयव। दूध में कौन कौन से अवयव होते हैं? तो सब साधारण तरीके से पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद में हम उसको क्या करेंगे, विस्तार से उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, दूध में क्या होता है? सबसे पहले जो सब ज्यादा अवयव होता है वो होता है पानी। दूध का मुख्य जो सबसे ज्यादा अवयव कौन सा है? पानी। उसके बाद बात कर लेते हैं, दूध में प्रोटीन भी पाई जाती है, दूध में वसा भी होता है, लैक्टोज भी होता है, विटामिन भी होते हैं, खनिज लवण भी होते हैं, एंजाइम भी पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? दूध के अवयव कहलाते हैं। तो दूध के मुख्य अवयव में सबसे पहले हम ले लेते हैं पानी। सबसे पहला जो अवयव अपने पास में आया वो कौन सा आ गया? पानी। देखो, दूध का जो जितने भी अवयव होते हैं दूध में, उन सभी अवयवों का घोलक कौन होता है? पानी होता है। दूध में जितने भी अवयव पाए जाते हैं उनका घोलक कौन होता है? पानी होता है। तो दूध के सभी अवयवों का घोलक, दूध के सभी अवयवों का घोलक कौन हो गया? पानी हो गया। बात करें कितना परसेंट पाया जाता है, तो नॉर्मल जो पानी की मात्रा होती है वो होती है 82 से 87%। कितना पानी पाया जाता है दूध में? 82 से 87% पाया जाता है। अब आगे चल के अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे 82% किसमें पाया जाता है, 87% किसमें पाया जाता है, 86.6 भी पाया जाएगा। लेकिन एवरेज जो हमने देखा वो एवरेज हमारे पास में कितना आ गया? 82 से 87% पानी आ गया। उसके बाद में दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम, दूसरा अवयव प्रोटीन। दूध का दूसरा अवयव कौन सा हो गया? प्रोटीन हो गया। देखो, प्रोटीन की बात करें, एवरेज जो प्रोटीन होगी वो एवरेज प्रोटीन होती है 3.7%। कितनी प्रोटीन आएगी? एवरेज 3.7% आएगी। दूध में कौन कौन सी प्रोटीन होती है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो दूध में देखो केसिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? केसिन प्रोटीन होती है। केसिन के अलावा एल्ब्यूमिन होती है और ग्लोब्यूमिन होती है। दूध में प्रोटीन कौन कौन सी हो गई? केसिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन। ठीक है। अब यहाँ पर जो सर्वाधिक केसिन मात्रा होगा वो किसकी होगी? केसिन की होगी। दूध में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है?
कैसीन प्रोटीन है कितने परसेंट है 80%, यानी टोटल जो प्रोटीन होगी उस टोटल प्रोटीन की 80% कौन सी प्रोटीन पाई जाती है कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। और दूध का जो सफेद रंग होता है वो किसके कारण होता है कैसीन के कारण ही होता है। किसके कारण होता है कैसीन के कारण ही होता है। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है। दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है। तो दूध में प्रोटीन जो होती है वो होती है पायस के रूप में। किस रूप में होती है पायस के रूप में। पायस को इमल्सन भी कह सकते हैं, पायस को इमल्शन भी कह सकते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको इमल्शन, ठीक है। और इसको कोलाई हिंदी में कोलाइडल के नाम से भी जाना जा सकता है। इस नाम से जाना जा सकता है कोलाइडल के नाम से भी जाना जा सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बना आपके पास में एक क्वेश्चन तो ये बना कि दूध में प्रोटीन कितनी होती है, बताना है 3.7%। फिर आपको क्वेश्चन पूछता है कि दूध में सर्वाधिक प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, तो बताना है कैसीन प्रोटीन कितनी परसेंट 80%, यानी टोटल जो प्रोटीन होगी कैसीन एल्बुमिन और ग्लोबुमिन इसके टोटल का कितना परसेंट कैसीन पाया जाएगा 80% कैसीन पाया जाएगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना वो बना कि प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है। तो प्रोटीन को आपका रूप बताना है प्रोटीन का पायस। पायस को इंग्लिश में क्या कहते हैं इमल्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इमल्शन के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट इसका आंसर अपने पास में आंसर आया कोलाइडल। तो यहाँ पर अपने दूसरा अवयव कौन सा हो गया प्रोटीन। उसके बाद में अपने पास में चलते हैं अवयव वसा। दूध का अवयव तीसरा अवयव कौन सा आ गया वसा। देखो वसा जो होता है वो क्या होता है, हम लोग इस वसा को किस नाम से जानते हैं फैट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं फैट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन सबसे पहला जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बनेगा वो यहाँ पर ये बनेगा कि दूध में वसा की कितनी मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर आप क्या बताओगे एवरेज वसा बताओगे। भैंस और गाय के लिए आप अलग अलग कंडीशन याद रखोगे, वो बाद में चलेंगे हम। तो यहाँ पर जो एवरेज वसा हमारे पास में आई वो एवरेज वसा कितनी हो जाती है लगभग 5 से लेके 6%। कितनी वसा आ जाती है 5 से लेके 6%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बना दूध का सबसे परिवर्तनशील अवयव, सबसे ज्यादा परिवर्तनशील अवयव कौन सा है, तो वसा ही है। क्योंकि वसा क्या होती है, देखो जब पशु ब्याता है उसके शुरुआत में क्या होती है वसा कम होती है, लेकिन जो उसका ब्यात होता है उसके अंतिम समय में क्या होती है वसा ज्यादा होती है। ऐसे ही हम देखें दूध के निकालने का जो पीरियड होता है, स्टार्टिंग जो पीरियड होगा दूध निकालने का उसमें वसा कम होगी, और जो लास्ट पीरियड होगा दूध निकालने का उसमें वसा क्या होती है ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा परिवर्तनशील अवयव हमारे पास में कौन सा आ गया वसा। दूध का सबसे अधिक परिवर्तनशील अवयव, दूध का सबसे अधिक परिवर्तनशील अवयव हमारे पास में कौन सा आ गया वसा आ गया। ठीक है, अब चलते हैं वसा किस रूप में पाई जाती है, वसा का रूप देख लेते हैं। वसा किस रूप में पाई जाती है, तो देखो वसा जो आपको बताना है वसा के लिए शब्द काम में लेना है निलंबन। क्या काम में लेना है निलंबन शब्द काम में लेना है। इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो सर्दियों में दूध लेके जाते हैं तो जो भी आपका बर्तन होगा उस बर्तन के ऊपर क्या होता है, यानी जो वसा होती है वो ऊपर आ जाती है, गोलिकाओं के रूप में जम जाती है, छोटी छोटी गोलियां बन जाती है उस वसा की। तो यहाँ पर जो वसा का रूप हमारे पास देखने को मिला वो क्या देखने को मिला गोलिकाओं के रूप में। दूसरा शब्द हमारे पास में मैंने यहाँ लिख दिया निलंबन। ये शब्द मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था, मैं आपको याद दिला देता हूं। देखो हमने पढ़ा था मृदा,
और मृदा के अंतर्गत मैंने आपको बताया था उच्छलन, निलंबन और सतह सर्पण। याद आया कुछ कि 3 शब्द पढ़ाए थे, एक उच्छलन पढ़ाया था, दूसरा निलंबन पढ़ाया था और तीसरा सतह सर्पण पढ़ाया था। तो वहां पर जो मृदा के कणों का आकार था, उस आकार के आधार पर हमने क्या हुआ, जो भी अपरदन था वो अपरदन हो रहा था 3 प्रकार से, उच्छलन, निलंबन और सतह सर्पण। तो जो भी कण थे वो कण क्या थे, छोटे छोटे गोलिकाओं के रूप में थे। तो यहाँ शब्द हमारे पास में क्या आ गया, निलंबन या गोलिकाएं। वसा किस रूप में पाई जाती है, तो आपने बता दिया निलंबन और गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसका अवयव लैक्टोज। दूध का चौथा अवयव कौन सा होता है, लैक्टोज, जिसके कारण दूध क्या होता है, मीठा होता है। नंबर 4 लैक्टोज। देखो दूध की जो शर्करा होगी या कार्बोहाइड्रेट बोल दो, दूध की शर्करा या कार्बोहाइड्रेट, दूध की शर्करा क्या कहलाती है, लैक्टोज कहलाती है। दूध का जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, लैक्टोज होता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर यहाँ बनता है, जो लैक्टोज होता है या दूध की जो शर्करा होती है वो किस, यानी जो लैक्टोज होता है वो किससे मिलकर बना होता है, लैक्टोज होता है वो किससे बनकर मिलकर बना होता है। तो देखो एक तो अपने पास में शर्करा थी ग्लूकोज, एक तो शर्करा कौन सी थी, ग्लूकोज, और दूसरी शर्करा अपने पास में है गैलेक्टोज। पहली शर्करा हमारे पास में आई ग्लूकोज और दूसरी शर्करा हमारे पास में आ गई गैलेक्टोज। तो लैक्टोज जो शर्करा हुई वो लैक्टोज शर्करा 2 शर्कराओं से मिलकर बनी होती है, एक ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज। फिर बात करें दूध का सबसे कम परिवर्तनशील अवयव कौन सा होता है, लैक्टोज होता है। दूध का सबसे कम परिवर्तनशील अवयव दूध का सबसे कम परिवर्तनशील अवयव लैक्टोज, दूध का सबसे अधिक परिवर्तनशील अवयव वसा। समझ में आ गया। चलो इसके बाद देखते हैं दूध का नेक्स्ट अवयव खनिज लवण। नंबर 5वां खनिज लवण। देखो जो खनिज लवण होता है वो होता है 0.7 से लेके 0.9% तक। कितना होता है, 0.7 से लेके 0.9% तक होता है। फिर बात करें दूध में सबसे ज्यादा खनिज कौन से पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक जो खनिज होते हैं वो होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। कौन सा होता है, कैल्शियम और फास्फोरस। क्वेश्चन यहाँ फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दूध में कौन से खनिज की कमी पाई जाती है, तो आपको बताना आयरन की। दूध में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता, आयरन खनिज नहीं पाया जाता। चलो नेक्स्ट अवयव विटामिन। नेक्स्ट अवयव हमारे पास में कौन सा आ गया, विटामिन आ गया। देखो यहाँ विटामिन पढ़ने हैं तो थोड़ा सा विटामिन का मैं आपको एक बार क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जल विलेय और दूसरा होता है वसा विलेय। एक तो होता है जल विलेय विटामिन और दूसरा होता है वसा विलेय विटामिन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो वसा विलेय विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं, वसा विलेय विटामिन कौन से होते हैं, तो वसा विलेय विटामिन बताना आपको A, D, E और K।
ये 4 जो विटामिन होते हैं ये तो क्या होते हैं, वसा विलेय होते हैं। फिर बात कर लेते हैं जल विलेय विटामिन, और जल विलेय विटामिन के अंतर्गत बी और सी आता है, ये तो हमने क्लासिफिकेशन देखा। अब क्वेश्चन से यहाँ पर ये आया कि दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं, तो देखो दूध में वसा विलेय सारे पाए जाएंगे, क्योंकि दूध में क्या होती है, वसा होती है, तो ए, डी और ई के तीन चारों पाए जाएंगे। लेकिन जल विलेय के अंतर्गत ओनली और ओनली कौन सा होता है, बी विटामिन पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है, बी विटामिन पाया जाता है। नेक्स्ट अवयव एंजाइम। नेक्स्ट अवयव हमारे पास में कौन सा आ गया, एंजाइम आ गया। दूध में एंजाइम भी पाए जाते हैं, तो कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो यहां देखो 2 एंजाइम आपको ध्यान रखना है, एक प्रोटीएज, एक तो प्रोटीएज और दूसरा फॉस्फेटेज। दूसरा कौन सा ध्यान रखना है, फॉस्फेटेज। ठीक है, ये 2 एंजाइम हमारे पास में आ गए। अब ये तो सारे दूध के अवयव मैंने आपको बता दिए हैं। नंबर 1 जल मैंने आपको बताया था, दूध का अवयव जल। वहां पर सर्वाधिक अवयव कौन सा पाया जाता है, जल ही पाया जाता है। उसके बाद में दूसरा अवयव आपको पढ़ाया प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा पढ़ा दिया आपको लैक्टोज, पांचवा खनिज लवण, छठा विटामिन और सातवां एंजाइम। यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखिए, दूध का अपवर्तनांक। दूध का अपवर्तनांक कितना होता है, तो दूध का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.340 से 1.380। कितना होता है, 1.340 से लेके 1.380 तक इसका क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखो दूध के भौतिक गुण। दूध के भौतिक गुण। नेक्स्ट अपने को क्या पढ़ना है, दूध के भौतिक गुण पढ़ने हैं। तो यहां दूध के भौतिक गुणों के अंतर्गत सबसे पहले दूध का कलर देखते हैं। देखो दूध का जो रंग होता है वो रंग 2 प्रकार का होता है, एक सफेद और दूसरा पीला। कितने रंग होते हैं दूध के, 2 रंग होते हैं, एक होता है सफेद और दूसरा होता है पीला। रीजंस पूछेगा आपको कि दूध का जो सफेद रंग होता है वो किसके कारण होता है, ये चीज अभी थोड़ी देर पहले मैं बता चुका आपको। दूध में प्रोटीन सबसे ज्यादा कौन सी थी, कैसीन प्रोटीन थी, तो कैसीन के कारण तो दूध का कौन सा रंग होता है, सफेद रंग होता है। बात करें दूध का पीला रंग, तो दूध का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। उसके बाद नंबर 2 पे दूध का दूसरा भौतिक गुण देखते हैं, पीएच। दूध का दूसरा भौतिक गुण हमारे पास में कौन सा आ गया, पीएच आ गया। देखो जो पीएच होता है दूध का वो होता है थोड़ा सा अम्लीय। क्या होता है, थोड़ा सा अम्लीय। अब यहाँ पर एक बार थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। हालांकि जब मैंने आपको सॉइल पढ़ाई थी तब पीएच स्केल पढ़ाई थी, और पीएच जो स्केल होती है वो कहां से कहां तक अंक उसमें अंकित होते हैं, 0 से 14 अंक अंकित होते हैं। इसके अंतर्गत पीएच आया था हमारे पास में 7। देखो 7 से लेस था, उस कंडीशन में हमारे पास में क्या होता है, अम्लीय। कैसा होता है, अम्लीय। और यदि ग्रेटर देन होता है उस कंडीशन में लवणीय शब्द होता है। ठीक है, लवणीय सारी 2 शब्द आते हैं। तो यहां पर मैंने आपको क्या कहा कि दूध का पीएच
पीएच कैसा होता है, थोड़ा सा अम्लीय, इट मीन 7 से कम होगा। तो 7 से कम कितना होगा, 6.6 होगा। कितना होगा, 6.6 होगा। कुछ कंडीशन में आपको यदि 6.6 का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, उस कंडीशन में आपको कितना ऑप्शन बताना है, 6.7 का ऑप्शन बताना है। नेक्स्ट, उबाल बिंदु। दूध का उबाल बिंदु। उबाल बिंदु का मतलब दूध कितने तापमान पर उबलने लगता है। दूध कितने तापमान पर उबलने लगता है, तो दूध का जो उबाल बिंदु होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। अब ऑप्शन आपको देखना है, हालांकि यहां पर मैं आपको फिक्स बता रहा हूं 101 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ गया, 101 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यदि आपके पास 101 का ऑप्शन न आके और थोड़ा सा इससे कम भी आ जाता है, 100 से अपर है लेकिन 101 से थोड़ा सा कम है, उस कंडीशन में भी इसका राइट आंसर जो चूज करोगे आप, वो कौन सा करोगे, उससे कम वाला ही करोगे भाई। 100 से तो ज्यादा करोगे और 101 से कम वाला करोगे। यदि 101 ऑप्शन नहीं आता, देखो ऑप्शन कैसे आए, 100 आ गया। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आपके पास में देता है 100.5, तीसरा ऑप्शन दे दिया 102 और चौथा ऑप्शन दे दिया 103। इस कंडीशन में आप 100.5 डिग्री वाला ऑप्शन चूज करोगे। ठीक है, चलो यह तो आ गया दूध का उबाल बिंदु। इसके बाद देखते हैं दूध का जमाव बिंदु। नंबर चौथा भौतिक गुण, दूध का जमाव बिंदु। दूध कितने तापमान पर जम जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दूध देखो टेम्परेचर कब कहां होगा, माइनस में होगा, तब दूध जाके क्या होगा, जमेगा। अब माइनस में कितना ध्यान रखना है, तो दूध के लिए आपको ध्यान रखना है 0.52, माइनस में 0.52 से लेके माइनस का 0.56 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, दूध जमेगा। तो दूध का जमाव बिंदु भी देखा, दूध का उबाल बिंदु भी हमने देखा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पांचवा गुण, आपेक्षिक घनत्व। दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। तो दूध का जो आपेक्षिक घनत्व होता है, वो आपेक्षिक घनत्व अब यहां पर अलग अलग बता देता हूं, गाय के लिए अलग और भैंस के लिए अलग। देखो गाय के दूध का जो आपेक्षिक घनत्व होता है, वो होता है 1.028 से लेके 1.030। कितना होता है, 1.028 से लेके 1.030 तक दूध किसका घनत्व होता है, गाय का होता है। और भैंस की बात करें तो 1.030 से लेके 1.032 तक किसका होता है, भैंस का आपेक्षिक घनत्व होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अम्लता, छठा गुण। दूध में कितनी अम्लता पाई जाती है। तो दूध की जो अम्लता होती है वो आप ध्यान रखोगे 0.14 से लेके 0.16। कितनी अम्लता ध्यान रखोगे, 0.14 से लेके 0.16। लेकिन यहां पर एक ऑप्शन आपके पास और बता देता हूं, दूसरा आपके पास होगा 0.12 से लेके 0.18। दोनों ऑप्शन कभी साथ नहीं होंगे, ये याद रख लेना, क्योंकि अभी यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि सर ने तो दोनों इसी रेंज के अंतर्गत बता दिए। तो रेंज एक है लेकिन दोनों ऑप्शन आपके पास कभी नहीं होंगे। ऑप्शन या तो होगा 0.14 से लेके 0.16 का, या फिर ऑप्शन आपके पास होगा 0.12 से लेके 0.18 का। तो ये सारे के सारे हमने क्या पढ़े, दूध के भौतिक गुण पढ़े, रंग, पीएच, उबाल बिंदु, जमाव बिंदु, आपेक्षिक घनत्व और अम्लता। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न पशुओं के दूध का संगठन। अब यहां पर आपको अलग अलग ध्यान रखना है, गाय के दूध में कितनी वसा होती है, पानी होता है, जो जितने भी अवयव हमने पढ़े उन अवयवों का कंप्लीट आपको ध्यान रखना है।
विभिन्न पशुओं के दूध का संगठन। विभिन्न पशुओं के दूध का संगठन। अब देखो एक तरफ पशु का नाम आ जाएगा, एक तरफ तो क्या हो जाएगा, पशु का नाम आ जाएगा। दूध के अवयव कौन कौन से पढ़े, याद करो। पहला अवयव मैंने आपको कौन सा पढ़ाया, पानी पढ़ाया। दूध का अवयव कौन सा पढ़ाया, पहला पानी पढ़ाया। उसके बाद में दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा लैक्टोज, और उसके बाद में खनिज लवण, ये दूध के अवयव हमने पढ़े। और एक चीज और याद रखोगे जो दूध के अवयव के अंतर्गत नहीं पढ़ी थी, एसएनएफ। तो पहले एसएनएफ लिख लो, उसके बाद में आप खनिज लवण लिखो। एसएनएफ होता क्या है, हिंदी में बताता हूं, वसा रहित ठोस पदार्थ। वसा रहित ठोस पदार्थ जो होता है वो, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसएनएफ कहते हैं। ठीक है, चलो यहां देखते हैं गाय के दूध का संगठन। सबसे पहले क्या देखते हैं, गाय के दूध का संगठन। तो गाय के दूध के अंदर आपको बताना है पानी 86.6%। कितना बताना है, 86.6% गाय के दूध में पानी होता है। वसा की बात करें तो गाय के दूध में कितनी वसा पाई जाती है, 4.1% वसा पाई जाती है। प्रोटीन कितनी होती है, 3.9% होती है। प्रोटीन कितनी होती है, 3.5% होती है। प्रोटीन कितनी होती है, 3.5% होती है। लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज होता है 5.9%। लैक्टोज कितना होता है, 4.9%। एसएनएफ 9.2%। एसएनएफ कितनी होती है, 9.2%। और उसके बाद में खनिज बचा वो होता है 0.71%। तो ये गाय के दूध का संगठन हमारे पास में आया। गाय के दूध में पानी कितना हुआ, 86.6%, वसा 4.1%, प्रोटीन 3.5%, लैक्टोज 4.9%, एसएनएफ 9.2% और खनिज हमारे पास में आ गया 0.71। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं भैंस के दूध का संगठन। भैंस के दूध का संगठन, भैंस के दूध में जो पानी होता है वो सबसे कम पाया जाता है। कितना, 82। हालांकि सबसे कम और आएगा, वो आएगा अपने भेड़ के दूध में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 82.7%। कितना होता है, 82.7%। वसा हमारे पास में दूध, जो भैंस का दूध होता है उसमें एवरेज जो वसा होती है वो होता है 7.3%। फिर बात आई प्रोटीन की, तो प्रोटीन होता है 3.6%। प्रोटीन कितना होता है, 3.6%। लैक्टोज होता है 5.4%। सर्वाधिक यहां लिख लेना, सबसे ज्यादा जो लैक्टोज होता है वो किसके दूध में पाया जाता है, भैंस के दूध में पाया जाता है। किसके दूध में पाया जाता है, भैंस के दूध में पाया जाता है। फिर बात करें एसएनएफ की, तो एसएनएफ होती है 9.8%। कितनी होती है, 9.8%। और लास्ट अपने पास में आता है खनिज लवण 78%। 78%। ठीक है, ये आपके किसका संगठन हो गया, भैंस के दूध का संगठन हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं भेड़ के दूध के संगठन पर। अब देखो यहां पर पानी आया वो होता है 80%। कितना होता है, 80%। सबसे कम पानी किसके दूध में पाया जाता है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट यहां बना।
कि सबसे कम पानी किसके दूध में पाया जाता है, तो बताना है भेड़ के दूध में पाया जाता है। किस दूध में पाया जाता है, भेड़ के दूध में पाया जाता है। कितना, 80%। दूसरा क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट यहां बनता है, सबसे ज्यादा वसा किसके दूध में पाई जाती है, तो वसा भी किसके दूध में पाई जाती है, भेड़ के दूध में ही पाई जाती है। कितनी होती है, 7.9%। सबसे ज्यादा वसा किसके दूध में आई, भेड़ के दूध में। कितनी आई, 7.9%। उसके बाद आते हैं प्रोटीन पर। फिर यहाँ क्वेश्चन बना, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके दूध में पाई जाती है, भेड़ के दूध में पाई जाती है। और कितनी होती है, 5.2% होती है। कितनी होती है, 5.2% होती है। नेक्स्ट अपने पास में आया लेक्टोज। लेक्टोज भेड़ के दूध में होता है 4.8%। लेक्टोज कितना होता है, 4.8%। और उसके बाद में आता है अपने पास में एसएनएफ 11.39%। एसएनएफ कितनी आती है, 11.39%। और लास्ट आता है अपने पास में खनिज लवण 0.75 हमारे पास में क्या आ जाती है, भेड़ के दूध में खनिज आ जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज और याद रखोगे, जो ये होता है खनिज, ये खनिज यहाँ तक होता है, ठीक है। तो कभी कभी ऑप्शन आपको 0.9 का भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, 0.9 देखने को मिलता है। और क्वेश्चन होता है कि सर्वाधिक जो खनिज होता है वो किसके दूध में होता है, तो सर्वाधिक खनिज भी किसके दूध में पाया जाता है, भेड़ के दूध में पाया जाता है, ठीक है। चल इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बकरी के दूध का संगठन। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आया, बकरी के दूध का संगठन। सबसे ज्यादा पानी, सबसे कम पानी भेड़ के दूध में, सबसे ज्यादा पानी बकरी के दूध में। आ गया समझ में। देखो थोड़ा सा ज्यादा फर्क नहीं है, 86.6% यहाँ है और 87% यहाँ है। क्वेश्चन से यदि पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा पानी किसके दूध में पाया जाता है, तो बताना है बकरी के दूध में पाया जाता है, ठीक है। फिर बात करें वसा की, थोड़ी सी गाय से ज्यादा होती है। कितनी होती है, 4.2 होती है। कितनी होती है, 4.2 होती है। प्रोटीन होती है 3.5%। प्रोटीन कितनी हो गई, 3.5%। लेक्टोज की बात करें तो लेक्टोज होता है 4.2%। लेक्टोज कितना आ गया, 4.2%। एसएनएफ हमारे पास में बकरी के दूध में होती है 7.7 और खनिज होता है 0.86। कितना होता है खनिज, 0.86 खनिज होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, हालांकि ये क्वेश्चंस नहीं होता लेकिन फिर भी आपके सीनियर ने दे रखा है, इस वजह से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि जो मनुष्य होता है उसके दूध में कितना क्या पाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है 87.4%। 87.4% पानी होता है। 3.7% क्या होती है, प्रोटीन होती है, सॉरी वसा होती है। और प्रोटीन की बात करें तो सबसे कम प्रोटीन होती है 1.6%। कितनी होती है, 1.6% क्या होती है इसके दूध में प्रोटीन होती है। लेक्टोज वैसे सबसे ज्यादा, यदि गाय भैंस भेड़ बकरी की बात करें तो भैंस के दूध में सबसे ज्यादा, लेकिन साथ में मनुष्य का दूध भी पूछा जाता है तो उसमें सबसे ज्यादा जो लेक्टोज होता है वो किसके दूध में होता है, मनुष्य के दूध में ही होता है। कितना होता है, 6.9% होता है। मनुष्य के दूध में लेक्टोज कितना होता है, 6.9% होता है। एसएनएफ की बात करें तो 8.8% होती है। एसएनएफ कितनी होती है, 8.8% होती है। और खनिज लवण होते हैं सबसे कम 0.2%। लेकिन यदि इसकी बात नहीं करें तो आपके जो क्वेश्चंस बने तो वो क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे ज्यादा लेक्टोज किसके दूध में होती है, भैंस के दूध में। मनुष्य के दूध को छोड़ दो क्योंकि क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, मैंने इसी वजह से बताया, सीनियर की किताब में दे रखा है, इस वजह से यहाँ पर एक चीज मैंने आपको बताई है। बाकी ये चीज नहीं होती है, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होता है यहाँ चारों से।
गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा लैक्टोज होता है भैंस के दूध में, सबसे ज्यादा पानी होता है बकरी के दूध में, सबसे कम पानी होता है भेड़ के दूध में, सबसे ज्यादा वसा होती है भेड़ के दूध में, सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है भेड़ के दूध में, सबसे ज्यादा एसएनएफ होती है भेड़ के दूध में, और सबसे ज्यादा खनिज होता है भेड़ के दूध में। देखो सबसे ज्यादा 4 चीजें भेड़ के दूध में है, क्या? वसा, दूसरा प्रोटीन, तीसरा एसएनएफ और चौथा खनिज। ये चारों ही सबसे ज्यादा किसमें है? भेड़ के दूध में है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ये अपने दूध का संगठन आ गया। नेक्स्ट देखते हैं दूध का वैधानिक माप। दूध का वैधानिक मान। देखो वैधानिक मान से थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, वैधानिक मान होता क्या है। तो वैधानिक मान में आपको देखो 2 चीजें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो वसा, एक तो क्या ध्यान रखना है? वसा, और एक आपको ध्यान रखनी है एसएनएफ। अब यहां इसका जो आपको मैं वसा बताऊं, इससे कम इसके दूध में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही एसएनएफ है, उससे कम उस गाय के या भैंस के, भेड़ के, बकरी के दूध में नहीं होनी चाहिए। यदि उससे कम है, एक मेस उस दूध में कुछ ना कुछ मिलावट है। इसका मतलब क्या है? उसके दूध में कुछ ना कुछ मिलावट जरूर है। तो ये होता है दूध का वैधानिक माप। अब यहाँ देखो सबसे पहले हम देखते हैं गाय के दूध का वैधानिक माप। सबसे पहले गाय के दूध का वैधानिक मान ध्यान रखते हैं। तो गाय के दूध में मिनिमम 3.5% वसा तो होनी चाहिए। कितनी वसा होनी चाहिए? 3.5% वसा होनी चाहिए। और एसएनएफ की जो मात्रा होगी वो होगी 8.5। एसएनएफ कितना होगा? 8.5। ऐसे ही हम बात करें भैंस के लिए। किसके लिए? भैंस के लिए। तो भैंस के दूध में देखो 6% तो वसा होनी चाहिए। कितनी परसेंट वसा होनी चाहिए? 6% वसा होनी चाहिए। और यदि बात करें एसएनएफ की, तो एसएनएफ कितनी होनी चाहिए? 9% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 9% होनी चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट भेड़ बकरी। नेक्स्ट अपने पास में आता है भेड़ और बकरी, दोनों का दूध का आपको वैधानिक मान साथ बता रहा हूं। इसमें होना चाहिए मिनिमम 3% वसा। कितनी होनी चाहिए? 3% वसा। और एसएनएफ होगी, वो एसएनएफ होनी चाहिए 8.5। कितनी होनी चाहिए? 8.5। लेकिन यहां पर एक चीज और याद रखोगे, ये चीज आपको यहां तक भी पूछी जा सकती है। तो इसमें आप एक काम करो, आप 8.5 याद न रखिए, 9 ही याद रखो। यहां पर कितनी याद रखनी है? भैंस के समान ही आपको याद रखनी है। ठीक है, चल इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉन्ड मिल्क। अपने पास में आ गया टॉन्ड मिल्क, और एक आपको बताता हूं डबल टोन। एक हमारे पास में आ गया टॉन्ड और दूसरा हमारे पास में आ गया डबल टोन। देखो टोंड और डबल टोंड क्या होता है? मार्केट में दूध आता है पैकिंग के साथ में, तो उससे जो थैली होती है उसका पैकिंग होता है, उसमें वसा के आधार पर, उसमें वसा और एसएनएफ के आधार पर उसका क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है। जैसे गोल्ड का नाम सुना होगा, टोंड आता है, डबल टोंड आता है। तो उसमें क्या होती है? एसएनएफ और वसा जो होती है उसके आधार पर उसका वर्गीकरण हम करते हैं। तो जो टोंड मिल्क होता है, उस टोंड मिल्क में वसा कितनी होती है? 3% होती है। कितनी होती है? 3% होती है। और जो एसएनएफ होती है वो होती है 8.5। कितनी होती है? 8.5। डबल टोन की बात करें तो डबल टोन में ध्यान रखना, जो टोन्ड है उससे आधी कर देना। क्या कर दोगे? आधी का मतलब 1.5 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, लेकिन SNF होगी वो थोड़ी सी बढ़ेगी। थोड़ी का बढ़ने का मतलब SNF कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके डबल टोन आ गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्किम्ड मिल्क या सेपरेटा दूध। स्किम्ड मिल्क या जिसको हम क्या कहते हैं सेपरेटा दूध। स्किम्ड मिल्क का मतलब जिस दूध से क्रीम निकाल चुके, यानी क्रीम निकाला गया जो दूध है वो क्या कहलाता है स्किम्ड मिल्क या सेपरेटा दूध कहलाता है। और इस प्रकार के दूध में, इस कौन से दूध में स्किम्ड मिल्क या सेपरेटा दूध में जो फैट होगा वो होगा लेस देन 0.5%। कितना होगा लेस देन 0.5%। और इस प्रकार के दूध में जो SNF होगी वो होगी 8.7%। कितना हो गया 8.7%। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मानकीकृत दूध। नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा आ गया मानकीकृत दूध। मानकीकृत दूध में 4.5 क्या होना चाहिए फेट होना चाहिए और 8.5 क्या होनी चाहिए SNF होनी चाहिए। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पुनः संयोजित दूध। पुनः संयोजित दूध, देखो पुनः संयोजित दूध होगा उसमें 3% फैट होनी चाहिए और 8.5% SNF होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गए दूध के वैधानिक मान आ गए। गाय भैंस, गाय के लिए ध्यान रखा 3.5%, SNF ध्यान रखिए 8.5%, भैंस के लिए 6 SNF 9, भेड़ बकरी के लिए 3 SNF 9, टॉन मिल्क के लिए फैट 3 SNF 8.5%, डबल टोन के लिए फैट आधा हो जाएगा टोन का 9 SNF हो जाएगी। स्किम्ड मिल्क मैंने बता दिया, जो क्रीम निकाला हुआ दूध है उसको हम क्या कहते हैं स्किम्ड मिल्क। और इस प्रकार के दूध में जो वसा होती है वो होती है लेस देन 0.5% और 8.7% इसमें SNF होती है। मानकीकृत दूध 4.5% वसा 8.5% SNF और पुनः संयोजित दूध 3% वसा 8.5% SNF होती है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो दूध का बचा वो नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।